नमस्कार। संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नवरंगपुर लोकसभा क्षेत्र से दूसरी बार निर्वाचित सांसद बलभद्र माझी। आदिवासी इस बहुल क्षेत्र में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे अहम मुद्दों पर संसद में अपनी बात लगातार रखते रहे हैं। आज हम बात करेंगे उनके क्षेत्र की प्राथमिकताएं, संसद में उनकी भूमिका और आने वाले समय के रोड मैप के बारे में। सर, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, दूसरा कार्यकाल आपका है, कैसे देखते हैं इस 1.5 साल के कार्यकाल को? और पहले साल जो आपकी पहला टर्म था 2014 में, उसकी क्या उपलब्धियां रही हैं उन 5 सालों की? पहले तो बहुत धन्यवाद दूंगा नवरंगपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी वोटर मतदाताओं को, देवी देवताओं को, कि मुझे उनका सेवा करने का अवसर दिया है। आप जैसे थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, नवरंगपुर ऐसा एक क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र, जहां के 2.5 ज़िले होते हैं। कोरापुट का एक विधानसभा, मलकानगिरी और नवरंगपुर जिला पूरा। 2011 जनगणना के हिसाब से मलकानगिरी 5th लोएस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है और तीसरे नंबर पे नीचे से लिटरेसी में नवरंगपुर जिला आता है, 3rd पोजीशन, 50% से कम। अभी थोड़ा बहुत तो सुधरा होगा, पर कितना सुधरा है पता नहीं। अब 27 में जब जनगणना होगी तब पता चलेगा। तो इतना एक पिछड़ा एरिया जहाँ पे शिक्षा नहीं है, शिक्षित नहीं है लोग हैं, तो वहाँ जाहिर सी बात है कि अर्थनीति भी उतना अच्छा नहीं होगा। तो वहाँ पर कैपिटा इनकम भी वन ऑफ द लोएस्ट रहा हिंदुस्तान में। तो ये अभाव का बहुत सारे कारण हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा, रोड रास्ता नहीं रहा, रेलवे लाइन नहीं के बराबर, सिवाय कोटपाड़ विधानसभा में 50 किलोमीटर छोड़ देने से नवरंगपुर और मलकानगिरी में आज के दिन में भी रेलवे लाइन नहीं है। रोड नहीं के बराबर था, बिजली नहीं जल रही थी, स्वास्थ्य सेवा नहीं के बराबर। इतने सारे नदी नाले हैं पर वहाँ पानी के संसाधन नहीं। तो ऐसा एक क्षेत्र से मैं निर्वाचित होकर आता हूँ। तो पहला 5 साल बहुत मेहनत करके हमने जयपुर मलकानगिरी, जयपुर नवरंगपुर रेलवे लाइन सेंक्शन कराया, जो 170 किलोमीटर का है। तो उसके साथ ही साथ मेरा सौभाग्य है कि इसी समय 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने और जितने भी हम 14 से 19 जो भी कर सके, मैं तो कहूँगा कि मेरा निजी एफर्ट तो रहा, मैं जो कोशिश करता रहा वो तो रहा, पर मोदी जी जो जिस ढंग से रोड में भारत के लिए सपना देखे थे कि भारत को आगे लेके जाना है और इसमें कोई भी पिछड़ा एरिया नहीं बचना चाहिए, नहीं चूकना चाहिए, तो वो सब उनका नारा तभी से रहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। फिर उन्होंने जोड़ा कि जब 2047 तक 1 नंबर भारत होने का उन्होंने सपना देखा और लोगों को बताया, तो सबका प्रयास भी बताया। तो उसी का फ़ायदा मैं कहूँगा मेरा क्षेत्र को भी मिला है, मेरा प्रयास तो रहा ही है। तो उसी के परिणाम स्वरूप पहला 5 साल में 14 से 19 लगभग 2500 किलोमीटर का रोड मेरा एरिया में बना। प्रधानमंत्री सड़क सहित नेशनल हाईवे भी 326 जो मोटू से जयपुर तक आता है, रांची कॉरिडोर, रांची विजयवाड़ा कॉरिडोर कहते हैं, वो रोड बना। रेलवे लाइन ये सैंक्शन हुआ और तब से 2015 से चालू हुआ बिजली का काम। तो 2019 आते आते लगभग सभी गांव में बिजली का फुल वोल्टेज सहित, जो वोल्टेज एक बहुत बड़ा समस्या रहा, फुल वोल्टेज सहित सभी गांव को जाने लगा। कट ऑफ एरिया जिसको कहते थे, मलकानगिरी जिला में चित्रकोंडा एरिया में एक है, पूरा करीब 10-12 पंचायत वो डैम के घेरे में रहता था। उसमें गुरुप्रिया सेतु बना, जिसमें RIDF में सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंस में गुरुप्रिया सेतु बना। उसके वजह से आज वहाँ लोग आराम से आना जाना कर पा रहे हैं। उसके वजह से अभी वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। अब देखिए, वहाँ जब ब्रिज नहीं थी तो कंस्ट्रक्शन का कोई मटेरियल ही नहीं जा पाता था ना। आप सीमेंट, रड, ईटा कुछ भी लेना चाहेंगे, पहुँचाना ही संभव नहीं था। स्कूल घर नहीं था, ना आंगनवाड़ी सेंटर, ना हेल्थ सेंटर, ANM से कुछ भी नहीं था। अभी बहुत अच्छा से वहाँ बन रहा है। उसके साथ ही लोगों का रोज़गार के लिए जितने भी स्कीम्स गवर्नमेंट के हैं वो सभी
वहाँ पे हो रहा है। मनरेगा काम तक नहीं हो पाता था कि खेती किसानी करते थे, वैसे ही करते थे, पर वैसा नहीं कि अच्छा से कुछ कमा सके। तो वैसा हर क्षेत्र में आप देखेंगे तो रोड का जैसे बताया अभी 14 से 19 के बाद अभी भी और ज़ोर शोर से बन रहा है। तब मैंने एक अनुरोध किया था गडकरी जी को कि एक मेरा एरिया होता है जो मेरे एक एरिया के वो जानेंगे, पपड़ा हांडी से लेके उधर उमरकोट रायगढ़ तरफ नेशनल हाईवे नहीं था। तो हमने रिक्वेस्ट किया था कि पपड़ा हांडी से रायगढ़ होते हुए धमतरी छत्तीसगढ़ में जो होता है उसका एक नेशनल हाईवे सैंक्शन किया जाए। पर मैं धन्यवाद दूंगा कि वो नेशनल हाईवे तो क्या, उन्होंने रायपुर से विशाखापट्टनम भारतमाला एक्सप्रेस ही बना दिया, अब बन रहा है, सैंक्शन कर दिए, जो अभी 13 घंटा से ऊपर लगता है विशाखापट्टनम से रायपुर जाने के लिए। ये कंप्लीट होते हम 6 घंटा में वहाँ ट्रैवल कर लेंगे। तो करीब वहाँ पे हुआ करता था 635 किलोमीटर, वो घट के 464 किलोमीटर में आ जाएगा। इतना घट भी जाएगा, रनिंग टाइम भी घट जाएगा और रास्ता भी घट जाएगा। इतने 6 लेन वाला रास्ता बन रहा है। तो और जो रेलवे लाइन जो बना था, मैं सैंक्शन हुआ था जयपुर मलकानगिरी जयपुर नवरंगपुर, अभी दूसरे बार सांसद होते ही, वो तो मैं 2016 में सैंक्शन कराया था जयपुर मलकानगिरी जयपुर नवरंगपुर, दोबारा सांसद होते ही 2024 में मलकानगिरी से भद्राचलम और इधर नवरंगपुर से जूनागढ़, वो भी रेलवे लाइन सैंक्शन हो गया। तो कुल मिला के आप समझ लीजिए भद्राचलम से मलकानगिरी जयपुर नवरंगपुर जूनागढ़ होते 460 किलोमीटर रेलवे लाइन। मतलब अब ये स्वाधीन भारत में सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे प्रोजेक्ट होगा। उसका पहले जो लॉन्गेस्ट रेलवे न्यू रेलवे लाइन सैंक्शन हुआ था वो था मुंबई से मैंगलोर 750 किलोमीटर का, उसके बाद ये सेकंड लॉन्गेस्ट है। तो इसका भी भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है। उम्मीद है कि आने वाला ये मार्च अप्रैल में उसका कंस्ट्रक्शन काम चालू हो जाएगा। तो वो होने से मेरे इतना बड़ा पिछड़ा एरिया, पूरा हिंदुस्तान का बम्बई दिल्ली कलकत्ता मुंबई कहीं भी वहाँ बैठ के सीधा ट्रेन में जा सकते हैं। ये जो होने वाला है ट्रांसपोर्टेशन में तो मेजर मैंने कहा, और इलेक्ट्रिफिकेशन में बाकी जितना काम बचा था उसका भी अभी बहुत सारे ट्रांसफार्मर ग्रिड एडिशनल 4 ग्रिड बने हैं वहाँ पे। सबस्टेशन ट्रांसफार्मर का तो गिनती नहीं है बिजली में। तो वैसे बिजली पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आप रेलवे से जुड़े रहे हैं, चीफ इंजीनियर आप रिटायर हुए हैं रेलवे से, रेलवे में आपका महारत हासिल है, ऐसे में आपने सबसे पहला जो काम किया अपने क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर किया। 2014 से 19 के बीच में जो काम अधूरे रह गए थे उन्हें 24 में आपने किया। जैसे आपने बताया रोड के काम को भी लेकर आपने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात करके उसको भी आगे लेके आए। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए आपको लगता है कनेक्टिविटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऐसे में दूसरा जो आप बता रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की बात आपने की, शिक्षा की बात है, और भी अन्य मुद्दे हैं, उन पे भी बात करेंगे। जो रेलवे रहा, क्योंकि आप उससे जुड़े रहे, उस पर हम जानना चाहेंगे आपका अनुभव क्या रहा है, पहले क्यों नहीं आ पाए और आपके आने के बाद ये बदलाव क्यों दिख रहा है। देखिए, मतलब कोई भी चीज़ हम किसी का यहाँ पे निंदा नहीं करेंगे, वो हमारा इच्छा नहीं है, मनसा नहीं है, लेकिन कोई भी कोई नेता जनप्रतिनिधि जब चुन क्या है ना, मन में एक रहना चाहिए कि मैं एरिया के लिए कुछ करूं, मेरे लोगों के लिए कुछ करूं। मेरा ये मानना है कि प्रयास करते रहेंगे तो ज़रूर हासिल होगा, आज न कल हासिल होगा। हो सकता है टाइम लगेगा, पर आपको एक तो सोचना पड़ेगा, उसके बाद सोचने के बाद उसी दिशा में काम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे, अधिकारी से नहीं मिलेंगे, मंत्री से नहीं मिलेंगे, प्रयास नहीं करते रहेंगे, अपने आप अपने एरिया को कुछ जाने वाला नहीं है। तो मुझे याद है पहले बार मैं जब सांसद था, अब पूरा नाम याद नहीं है, स्टील में एक सेक्रेटरी हुआ करती थी मैडम श्रीवास्तव, तो उनके वहाँ एक बार ऐसे मिलने गया था। तो उनका ये कहना था कि सब भारत जब से स्वाधीन हुआ 1947 से, कभी भी किसी एरिया का विकास के लिए पैसा कभी आड़े नहीं आया। ये निर्भर किया कि कौन नेता कितना ले पाया, कौन कितना प्रयास करके अपना एरिया को ले पाया। तो वही मेरे ख्याल से मेन है। और क्योंकि विकास के लिए, जैसे आपने कहा कि विकास के लिए, विकास कहेंगे तो किसका विकास कहेंगे? लोगों का विकास। लोगों का विकास मतलब क्या है? अच्छा से थोड़ा कमाई होना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, अच्छे घर, अच्छे सुविधा, मानसिक स्तर का विकास, सांस्कृतिक विकास, इनकम का विकास, ये सभी विकास होना चाहिए।
रोड रास्ता बिजली नहीं होंगे, ये रिक्वायरमेंट है। जितने इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तीय भूमि, ये तो रिक्वायरमेंट है। जैसे आप समझ लीजिए, ये कार्यकाल का पहले, मतलब मोदी जी आने का पहले, मुझे भुवनेश्वर जो हमारा कैपिटल है, वहाँ से मेरे गांव जाने के लिए 19 घंटा लगता था। आज 10 घंटा में पहुँच जाता हूँ। मेरा 9 घंटा का ट्रैवलिंग टाइम सेव हुआ, उतना का फ्यूल सेव हुआ, वो 9 घंटा में काम कर सकता हूँ एक्स्ट्रा। तो ये जो चीज़ है ना, आपको अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहेगा, बाकी डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। पहले मेरे एरिया के लोगों को जाने के लिए हैदराबाद जैसे घूम के या तो रायपुर होते जाओ या विशाखापट्टनम होते जाओ। आज के दिन में मेरे एरिया से सीधा आसपास 20 बसेस डेली चल रही है हैदराबाद के लिए, जो नियरेस्ट बहुत बड़ा एक मेट्रो सिटी है, और वहाँ पे लोगों का संभावना है काफ़ी है कामकाज करने के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन तो मेन है आने जाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट, आज के दिन का नेट का ज़माना हो गया, हर बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया, हर कोई टीवी देखना चाहता है, हर कोई बिजली पंखा में रहना चाहता है, एसी में रहना चाहता है। नेक्स्ट है, और कोई भी करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, बिना बिजली कुछ नहीं कर सकते। पढ़ाई होना जरूरी है, जैसे आपने कहा, हेल्थ और एजुकेशन, ये बल्कि ये भी उतने ही बराबर रखता है। वो पहले हम कहेंगे तो एजुकेशन पहले आ सकता है। मेरी एरिया के जैसे मैं बता रहा था कि 3rd लोएस्ट और 5th लोएस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट रहा। वहाँ आप समझ, मतलब सोच ही नहीं सकते हैं कि मोदी जी आने का पहले पूरा लोकसभा क्षेत्र में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं था। बच्चे पढ़ेंगे कैसे? आपने कहा ट्राइबल एरिया है, ट्राइबलों को या और भी पिछड़े एरिया में एससी कम्युनिटीज़ रहते हैं, ओबीसी काफ़ी मात्रा में रहते हैं। आप कहेंगे तो लगभग 90% से ज़्यादा तो एसटी एससी ओबीसी होंगे। आप कह देंगे कि इनको हमने रिजर्वेशन दिया, पर रिजर्वेशन का फ़ायदा तभी मिलेगा ना जब पढ़ लिख लेगा। अच्छा, रिजर्वेशन से पढ़ भी लेगा तो हर किसी के लिए थोड़े नौकरी है। नौकरी से आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको गुजारा नहीं कर सकते। पूरा हिंदुस्तान में जितने सरकारी नौकरी हैं, मुश्किल से 2% लोग ही सरकारी नौकरी कर सकते हैं। सर, इसी पे मैं बात करना चाहूँगा। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला युवा हो, ऐसी जो सोच लेके प्रधानमंत्री चल रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है कि स्वरोजगार की तरफ किस तरह से ये सरकार आगे बढ़ रही है? क्योंकि आपने बताया सरकारी नौकरियां हो या नौकरियां लिमिटेड है, ऐसे में अगर युवा स्वरोजगार की तरफ बढ़ेंगे तो बेहतर विकल्प वो पैदा कर पाएंगे, और खुद के लिए भी और अपने क्षेत्र के लिए भी। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, अभी जैसे विपक्षी लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा मोदी जी नहीं किया था। 2 करोड़ जब का अपॉर्चुनिटी देंगे, उतने रोजगार देंगे, नौकरी नहीं। रोजगार और नौकरी में फ़र्क है। और वैसे रोजगार जिसमें लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। मैंने तो मेरे क्षेत्र में बहुत अवेयरनेस का भी कैंप लगाता हूँ। एमएसएमई का हमने अवेयरनेस कैंप लगाया था, जिसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट एमएसएमई बहन शोभा करंदले जी गए थे बीते जून में 6 जिलों का, दक्षिण क्षेत्र का। तो एमएसएमई में जब तक नहीं आएंगे हमारे एरिया के बच्चे, बिजनेस नहीं करेंगे या इम्प्रूव्ड खेती नहीं करेंगे, तो आगे नहीं बढ़ सकते। रोजगार देने वाले कैसे बनेंगे? उसको ये ना ऐसे कह देने से भी नहीं समझेंगे, उनको प्रैक्टिकली दिखाना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, मैंने गया हुआ, खुद गया है, देखा है। उत्तर प्रदेश का बड़ा बांकी एक ज़िला है। बड़ा बांकी आप जान रहे हैं, वो कोई मछली खाने वाला एरिया नहीं है। नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ उत्तर भारत मछली खाने वाला एरिया नहीं है। पर वहाँ पे एक भाई ने, परवेज खान उनका नाम है, आपने अपने उद्यम से 1 एकड़ में 150 टन मछली उगाते हैं। 150 टन और बेचते हैं 115 रुपया में। मतलब हो गया, आप हिसाब कर लेंगे तो 1 करोड़ 70 लाख होता है। एक साल में 1 एकड़ में 1 करोड़ 70 लाख का मछली उगाना, ये कम बात है क्या? और ये संभव भी है। तो हमारे युवा भी क्यों नहीं कर सकते? वहाँ तो पानी का सुविधा है, ज़मीन का तो कोई बात ही नहीं है। वैसे और किसी भी क्षेत्र में जाएं, सिर्फ आप वहीं बगल में ही है, मैं जाके देखो, बोलता हूँ, 10 एकड़ में 2 करोड़ का मिर्ची उगाते हैं छत्तीसगढ़ में। तो ये अब कौन से नौकरी में इतना कमा लोगे? 2 करोड़ टोटल इनकम हुआ। सब कुछ जाने के बाद भी
1 करोड़ तो बचेगा, 1 करोड़ छोड़ दे 50 लाख तो बचेगा। 10 एकड़ में 50 लाख अगर नेट इनकम आपको मिलता है तो कौन से नौकरी आपको देगा। तो ऐसे एमएसएमई के लिए बहुत जोर दे रहे हैं मोदी जी, जोर दे रहे हैं। क्यों? जो वही देश सब जहाँ 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 जिनका भी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ा है, मजबूती मिला है, तो एमएसएमई उनका बैकबोन है। एमएसएमई हम इंडस्ट्री तो कहते हैं, बट बड़े बड़े इंडस्ट्री कर देंगे, एक 100 करोड़ 50 करोड़ 1000 करोड़ का 10,000 करोड़ का, वहाँ पे कितने लोगों को रोजगार देने पे कितना प्रोडक्शन होगा और क्या प्रोडक्शन करेगा। बड़े बड़े फैक्ट्री लगते क्या हैं, स्टील प्लांट, ये वो सब। पर जो छोटे छोटे उद्योग है वो तो छोटे छोटे उद्योग में ही कार बनते हैं, टायर बनते हैं, सुई बनते हैं, सिलाई मशीन बनते हैं, जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे सकते हैं और कहीं भी अब उसको लगा सकते हैं, छोटे एरिया में लगा सकते हैं और सभी को करोड़पति बना सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे मैं स्विट्ज़रलैंड में गया हूँ, हमारा जो रेलवे में जो हमारे भाई लोग वो समझेंगे, रेलवे में जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है ना, उसका कंडक्टर जो होता है उसमें से एक छोटा सा पार्ट बनता है कपर का। एक कंपनी अभी कुछ और बन गया होगा मुझे पता नहीं, एक कंपनी जेनेवा के पास, छोटे से आपका जो स्टूडियो है ना, इसका 4 गुना ही एरिया होगा, इतना में वो बना के पैकिंग करके ऑल ओवर वर्ल्ड वो सप्लाई करते हैं वो। तो आप समझ लीजिए, तो वैसे पूरा मतलब स्विट्ज़रलैंड का घड़ी पूरा वर्ल्ड को वो करता है। कैसे करता है? घर में बैठे करते हैं। तो ये एमएसएमई के माध्यम से और हर घर में करोड़पति बने, खेती करके चाहे करें, ट्रेडिंग करके करें, बिजनेस करके, इंडस्ट्री करें, प्रोडक्शन करें, कुछ भी करें, ये हो सकता है। मेरे एरिया में भी हो सकता है। युवाओं को उधर ध्यान देने का जरूरत है। सर, अगर हम बात करें आपके क्षेत्र की, तो आपने जिस तरह से बताया, तो आपके क्षेत्र में वो कौन सी चुनौतियाँ हैं, वो कौन सी संभावनाएँ हैं? अगर हम बात करें शिक्षा की, हम रोज़गार की बात करें, आपने बेहतर तरीके से बताया, तो कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे आप लगातार फोकस कर रहे हैं युवाओं को रोज़गार देने के लिए? शिक्षा की हम बात करें, बेहतर शिक्षा ज़रूरी है, बेहतर स्वास्थ्य ज़रूरी है, महिलाओं के लिए सुरक्षा भी ज़रूरी है और स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। ये जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर वो पैरेलली डेवलप किए जाएँ तो विकास तेज़ी से होगा। आपकी नज़र में क्या कोई प्रायोरिटी सेट है कि पहले ये काम होना चाहिए, इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए, या रोज़गार होना चाहिए, सड़क निर्माण या रेल की बात करें, या ये पैरेलली भी चल सकते हैं? और दूसरा सवाल, संसद में आपकी प्राथमिकताएं क्या रही हैं अपने क्षेत्र के विकास को लेकर? आने वाले 5 सालों में आप कैसा विज़न लेके चल रहे हैं? नहीं, देखिए, एक तो यहाँ से विशेष करके मैं बहुत पहले से तो राजनीति में आया नहीं है, उतना राजनीति फॉलो नहीं किया। 2014 से जब से आया तब से मैं राजनीति को करीब से देख रहा हूँ और मोदी जी का भावना, उनका चिंतन, उनका सोच को देख रहा हूँ। जब माँ बहन की बात करते हैं, सबका विकास करते हैं, लखपति दीदी का बात करते हैं, हृदय से करते हैं कि मेरे माँ बहनें सचमुच लाखपति करोड़पति बने। युवाओं का वो अभी 4 जात का उन्होंने वर्णन किया है, युवा, महिला, गरीब और कृषक। ये मजबूत होंगे ना तो पूरा देश और मजबूत होगा। तो उसी लिए जितने भी स्कीम यहाँ से गया है बीते दिन में, वही फिर निंदा करने वाली बात होती है, पर यहाँ से जो भी गया उसको दुरुपयोग किया गया उड़ीसा में तब का सरकार। ना बहनों को मिशन शक्ति के नाम में सिर्फ उनको बोलते रहे पर किए कुछ नहीं, उनको वोट बैंक के तरीके से यूज करते रहे, युवा के लिए तो कुछ नहीं किया। तो शिक्षा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। ये पैरेलली चलना पड़ेगा आपसे। अब किसी चीज़ को आगे पीछे नहीं कर सकते। रेलवे लाइन, अब जैसे रेलवे लाइन अपने जगह पे बनता रहेगा, लेकिन उसको युवा वेट नहीं कर सकते रेलवे लाइन बने तब हम कुछ करेंगे। साथ साथ इंडस्ट्री भी आ जाएगी, कुछ स्टील प्लांट आ जाएंगे और रेलवे लाइन के आसपास और छोटे बड़े इंडस्ट्री बहुत कुछ आ जाएंगे। पर वो जब होता रहेगा। अभी करने के लिए बिजली स्टेबल हो गया, वहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं अपने अपने क्षेत्र में। और एमएसएमई को जैसे मैं कह रहा हूँ, उसको हर क्षेत्र में एमएसएमई आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई बड़ा प्रोडक्शन में ही एमएसएमई कर सकते हैं, ट्रेडिंग में एमएसएमई कर सकते हैं। एग्रो प्रोडक्ट ज़्यादा है वहाँ पे, बेसिकली वहाँ पे जो इकोनॉमी निर्भर करता है खेती किसानी में और जंगली प्रोडक्ट में। ये सभी को लोग माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट करें ना, पैकेजिंग करें, उसमें काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। हमने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू किया है फूड प्रोसेसिंग में।
ये अचार प्रोडक्शन से लेके पतली बनाना से लेके आपका वो सत्तू बनाना, ये सब कुछ सिखा रहे हैं। चॉकलेट तक बना लेते हैं आजकल हमारे वहाँ के बहनें। तो ये फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी संभावनाएं हैं बहनों के लिए, भाइयों के लिए संभावनाएं हैं। जैसे मैंने कहा एग्रीकल्चर में बहुत सारे है, उसमें हमने जो ऑलरेडी स्टार्ट किए, फिशरी में बहुत अच्छा हमको मिला है, सक्सेस मिला है। बायो फर्टिलाइज़र में आगे बढ़े हैं हम, वर्मी कंपोस्ट में आगे बढ़े हैं। तो और अभी हम लोग को पार्टी ओर से दिया गया है कि हर सांसद को 20-25 गांव अडॉप्ट करके आने वाला 2-3-4 साल में माइग्रेशन फ्री करना है। ये बहुत बड़ा चुनौती है मेरे एरिया के लिए, पलायन, माइग्रेशन। और वो तभी संभव होगा जब हमको गांव में ही उनको रोजगार देंगे। वो जब वहीं पे करोड़पति लाखपति बन सकते हैं, मन में एक संभावना आ जाएगा ना, और देख लेंगे ना कि हाँ ये तो कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। वो हम कर रहे हैं काम उसी दिशा में, तो उसी के चलते पलायन भी रुकेगा, उस इकोनॉमी भी बढ़ेगा। पानी के अपार संभावना है, पर दुर्भाग्यवश तबका सरकार, बीजेडी सरकार छत्तीसगढ़ सरकार से झगड़ा करके महानदी विवाद को ऐसा उलझा दिया कि मेरे एरिया में जितने भी इरिगेशन प्रोजेक्ट होने थे सब बंद हो पड़ा है। अभी हमारा सरकार बहुत एग्रेसिवली, बहुत फास्ट कोशिश कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार से बात करके उसको आपसी उसमें सुलझा के, आपस में बैठ के आउट ऑफ ट्रिब्यूनल सेटलमेंट करके कैसे हम उसको जल्दी से जल्दी सुलझाएंगे, ताकि हमारा इरिगेशन प्रोजेक्ट सब आगे बढ़े। वो सब इरिगेशन प्रोजेक्ट सब माना जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना, आप समझ ले कम से कम 1 लाख हेक्टर मेरे एरिया में ही हो जाएगा इरिगेशन इमीडिएटली। हमारा गवर्नमेंट का है करीब 25 लाख हेक्टर का इरिगेशन करने का, बट उसमें से 1 लाख हेक्टर तो मेरे एरिया में ही हो जाएगा। उसके अलावा जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सोलार पंप का और भी छोटे छोटे डाइवर्शन चैनल ये सब है, तो पानी का पूरा उपयोग हो जाएगा ना, तो सब लोग एंगेज हो जाएंगे, डबल ट्रिपल क्रॉप हो जाएगा। ये एक है। आने वाला दिन में रेलवे लाइन तो होना ही होना है। साथ ही जो हमने सपना देखा है इरिगेशन प्रोजेक्ट के साथ, वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुआ है, तो अभी 29 का पहले कैसे मेडिकल कॉलेज चालू हो जाए, क्योंकि डॉक्टर का भी वहाँ पे बहुत कमी है। जितना सैंक्शन है उतना 50% भी पोस्ट नहीं है, और इसलिए कि पिछड़ा एरिया है, वहाँ पे इतने फैसिलिटी नहीं है कि डॉक्टर रहें। तो उनके लिए, हर डॉक्टर के लिए मकान हो, उनके रहने का हर प्रकार सुविधा हो, तो वो उसके ध्यान दे रहे हैं। तो जैसे स्वास्थ्य में हो गया, शिक्षा में हो गया, गमनागमन में हो गया, और इंडस्ट्रियलाइजेशन या इकोनॉमी में आगे लाने के लिए ये सभी दिशा में साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। तो आशा है कि अच्छा फल मिलेगा, और इसके लिए आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मेरे एरिया का सभी भाई बहनों को मैं विनम्र उनको प्रार्थना करूंगा कि वो आगे बढ़ें, उसके लिए मुझे सहायता करें, ताकि मैं उनके काम में आऊँ। वो सहायता मुझे नहीं करेंगे ना, तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा। उनका सहायता जैसे वोट दे के मुझे सांसद बनाए, आपने अब आगे बढ़ने के लिए भी वो मेरा सहायता लें, और मैं कैसे काम कर सकूं उसके लिए मुझे भी मदद करें। कहीं मैं बुलाया किसी सेमिनार में, कहीं पे वो कार्यशाला हुआ, ये सब में आए, समझें और जाके करें, कुछ सिंसियरली करें। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के तो होगा नहीं। इसी से जुड़ा एक सवाल ये है, अंतिम हम अगर लें तो संसद में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है क्षेत्र के विषयों को लेकर, लेकिन वहीं बात करें आपके संसदीय क्षेत्र में अब सरकार 2 पहियों की है, जिसे कहें डबल इंजन सरकार भी है। क्या फ़र्क आपने महसूस किया है पहले में और अब में? केंद्र की योजनाएं हों या राज्य की योजनाएं, किस तरह से बेहतर ढंग से आप ज़मीन पर उनको लेके आ पा रहे हैं? कौन सी वो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं केंद्र की या राज्य की जिनकी ज़रूरत आपके क्षेत्र को है? ये तो है। देखिए डबल इंजन सरकार से रहने से फ़ायदा ये है कि हमारे सरकार जो भी प्रस्ताव यहाँ भेजते हैं वो लंबित नहीं रहता है, तुरंत समाधान हो जाता है। रोड, रास्ता किसी भी क्षेत्र में गए, जैसे इतने सारे मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हो गए, और जो भी रोड रास्ता के जो भी प्रस्ताव भेजें, जैसे हमारे वहाँ मैंने बताया कि एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं थी, तो अभी मोदी जी आने के बाद 2 सरकारी डिग्री कॉलेज बना। डबल इंजन सरकार आने के बाद 5 और सरकारी डिग्री कॉलेज इस बीच में बन गया है, चालू हो गया, तो 7 हुआ। मेरा सपना है हर ब्लॉक में एक सरकारी डिग्री कॉलेज हो,
तो वैसे यहाँ भी जैसे पलायन में बड़ा इशू है मेरे लिए बताया, कई बार मैंने यहाँ पे इशू उठाया है विशेषकर मनरेगा को लेके। अभी तो उसको मनरेगा का भले ही जो कह रहे हो राम राम को उनको कष्ट हो रहा हो, जी राम जी को कष्ट हो रहा हो, पर देखिए मनरेगा जिस रूप से काम हो रहा था, जैसे उसका नीति नियम था ना, उसमें पलायन रोकना या किसी को सेल्फ सफिशिएंट करना उतना पर्याप्त नहीं था। इसके लिए नया अधिनियम आ रहा है जिसको मैं लगातार बोलता रहा है कि इसको आपको रेगुलर जब तक पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग डेली मजदूरी वाले हैं, उनको महीनों महीने तक पेमेंट नहीं मिलेगा तो वो फिर उस काम में नहीं लगेंगे। भले बाहर जाके डेली मजदूरी में आधा भी कोई देगा तो काम कर लेंगे, पर यहाँ पे सरकारी व्यवस्था में नहीं करेंगे, क्योंकि उनका पेमेंट कब होगा कोई निश्चित नहीं है। तो इसी दिशा में नया जो अधिनियम आया है, इसमें मैं स्वागत करूँगा, धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, पूरा सरकार को, ये अधिनियम से हम लोग बहुत जल्द उसमें पलायन को रोकने में और इसको कारगर करने के लिए सफल होंगे। तो और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज के विषय में हमने बीते दिन में उठाया, रेलवे लाइन जल्दी से जल्दी हो, शिक्षा में आगे बढ़ें, सभी विषय हमें यहाँ उठाते रहे, व्यक्ति रूप से मिल के भी मंत्रियों को अवगत कराते रहे। तो डबल इंजन सरकार से ये फ़ायदा हुआ है कि जो रेलवे लाइन 2016 से सैंक्शन हुआ था 24 तक, 16 से 24 मतलब हो गया 8 साल में 1 इंच ज़मीन नहीं दिए थे विदेश सरकार। अभी हमारा 1.5 साल हुआ और कुछ महीना में पूरा ज़मीन मिल जाएगी, तो रेलवे प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। ये डबल इंजन सरकार का ये फ़ायदा है। मेडिकल कॉलेज वो बोलते रहे, पर मेरे पूरा क्षेत्र में तो एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, अभी सैंक्शन हो गया, वो भी बन जाएगा। वैसे इंजीनियरिंग कॉलेज का भी एक हमने सपना देखा है। तो जिस क्षेत्र में जैसे चाह रहे हैं, और हमारा सरकार ये तय किया है कि हर जिला में कम से कम एक इंडस्ट्री होगी। मेरे पूरा लोकसभा क्षेत्र 0 इंडस्ट्री वाला लोकसभा क्षेत्र है। एक छोटा सा मंगलम टीमर के नाम है, जो 6 महीना बंद रहता है, 6 महीना चलता है, वो मुश्किल से 200-300 लोग काम करते हैं, वो नहीं के बराबर है। उसको छोड़ के और कोई इंडस्ट्री है ही नहीं। तो ये हर ज़िले में एक इंडस्ट्री, वो तो मतलब विजिबल रहेगा। साथ ही जैसे मैंने बताया कि कॉटेज इंडस्ट्री और एमएसएमई, इसमें हमारा डबल इंजन सरकार से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जितने सब्सिडी है हर क्षेत्र में काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उसका लगभग मेरे एरिया के युवा या किसी ने भी नहीं के बराबर उसका फ़ायदा ले नहीं पाए हैं। तो ये हमारा सरकार से उसको दिलाएंगे और सभी को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से आपने सभी विषयों को छुआ, आपने बताया किस तरह से ये जो क्षेत्र था आपका पिछड़ा था, उसको अपने विजन के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। अब डबल सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसके विजन के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। विकास तेज़ी से होने की संभावनाएं आपको भी दिख रही हैं। क्षेत्र में रोज़गार होगा, शिक्षा बेहतर होगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा, सभी को लेकर आप तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि ये क्षेत्र जल्दी से, जो पिछड़ा इलाकों में गिना जाता है, वो आगे से तेज़ी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में गिना जाए। संसद टीवी से आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। तो ये थे नवरंगपुर से सांसद बलभद्र माझी। इनका साफ कहना है कि आदिवासी क्षेत्रों का विकास केवल योजनाओं से नहीं, बल्कि ज़मीनी क्रियान्वयन से होगा। संसद में उनकी सक्रियता और क्षेत्र में विकास कार्य आने वाले समय में नवरंगपुर की दिशा तय करेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।